हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी परीक्षा में एक प्रश्न पूछे जाएंगे। जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं उन सभी से एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे पहले हमने मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था को कवर किया है। आज का टॉपिक है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी करते हो, इसके अलावा आप झारखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें आपको झारखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। यह मुख्यतः उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था से संबंधित है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए यही है कि अगर आपसे पूछे कि पढ़ा शासन व्यवस्था किस जनजाति की व्यवस्था है, तो ये उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उरांव जनजाति हमारे झारखंड की 32 जनजातियों में से एक है और ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगर कहा जाए कि सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन है, तो उरांव जनजाति ही है और इन्हें सबसे अधिक जागरूक भी माना जाता है। माना जाता है कि झारखंड की बाकी जनजातियों की अपेक्षा इसका विकास ज़्यादा हुआ है। अगर पूछा जाए कुल प्रतिशतता उरांवों की कितनी है झारखंड में, तो 18.14 के आसपास है। 18.14% इनकी कुल प्रतिशतता है झारखंड में। भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति भी उरांव ही है। इस बात को याद रखेंगे कि भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति उरांव जनजाति है। उरांव जो है वो दक्कन के मूल निवासी थे और वहीं से ये लोग झारखंड में आकर बसे हैं। झारखंड में उरांव का संकेंद्रण दक्षिणी छोटा नागपुर में और पलामू प्रमंडल में है। झारखंड में लगभग 90% उरांव इसी क्षेत्र में निवास करते हैं, यानी कि दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में निवास करते हैं उरांव जनजाति के लोग। उरांव जो हैं वो स्वयं को कुडुक कहते हैं और इनकी भाषा भी कुडुक है। अगर आपसे पूछे कि कुडुक का क्या अर्थ है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कभी एग्जाम में कि कुडुक का क्या अर्थ होता है, तो आंसर हो जाएगा मनुष्य। कुडुक का अर्थ मनुष्य होता है। उरांव जो लोग हैं वो प्रजातीय और भाषाई आधार पर द्रविड़ समूह से संबंध रखते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक दो बात आपको याद रखना है कि उरांव के युवा गृह को धुमकुरिया कहा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जा चुका है। और एक याद रखना है कि उरांव जो है वो गोदना को बहुत महत्व देते हैं। इतनी बातें हमें उरांव के बारे में मालूम होनी चाहिए। और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जब मैं आपको उरांव जनजाति पढ़ाऊंगी तब मैं आपको पूरे डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। अभी मैं शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, तो इतनी जानकारी काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है वो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। मिलती जुलती इसलिए कहेंगे क्योंकि जो पद उसमें विद्यमान है वही सब पद आपको पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत भी देखने को मिलेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से पद विद्यमान हैं। पहला पद है महतो का। महतो जो होते हैं वो एक गांव के प्रधान होते हैं। इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है जिसे महतो कहा जाता है। यह गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है। इस कार्य में गांव के अनुभवी और बुजुर्ग लोग ग्राम प्रधान की सहायता करते हैं। महतो के पास प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। महतो जो हैं वो गांव के प्रधान होते हैं। एक गांव के अंदर अगर कोई भी विवाद हो गया है तो उसको निपटाने का काम है महतो का। महतो उसे निपटाएंगे और किन की मदद से, तो अनुभवी और बुजुर्ग लोगों की मदद से इस विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे। प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार की अधिकार इनके पास होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पद है मांझी का। यह महतो का सहयोगी होता है। मांझी महतो का सहयोगी होता है और जो महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। महतो अगर किसी संदेश को गांव के लोगों को देना चाहते हैं तो वो कार्य कौन करेगा? संदेश पहुंचाने का कार्य मांझी करेगा। मांझी गांव के लोगों को जाकर महतो के आदेश को बताएगा।
आगे एक और पद है जिसका नाम है पढ़ा या पढ़ा। पढ़ा के बारे में हमने मुंडा शासन व्यवस्था में भी पढ़ा था। कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत पढ़ा या पढ़ा कहलाती है। ये एक अंतर ग्रामीण पंचायत है, ये याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछता है। और पढ़ा किसे कहेंगे, जैसे कि बहुत से गांवों का समूह, वो गांव की संख्या 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 11, 21 या 22 गांवों के समूह को भी पढ़ा कहेंगे, 11 गांव के समूह को भी पढ़ा कहेंगे। यानी कि 1 या 2 से अधिक गांवों के समूह को पढ़ा कहा जाएगा। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य 2 या अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना है। ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पढ़ा पंचायत का कार्य क्या है, तो इनका काम है कि अगर 2 गांवों के मध्य कोई विवाद हो गया है या 2 से अधिक गांवों के मध्य कोई विवाद हो गया है तो उसको सुलझाने का काम ये पढ़ा पंचायत करता है। आगे बढ़ते हैं। यह निम्न, मध्य तथा उच्च 3 स्तरों में विभक्त होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पढ़ा जो है, पढ़ा पंचायत कितने स्तरीय है, तो वो 3 स्तरीय है। कितने स्तरीय है? 3 स्तरीय है, याद रखेंगे। 3 स्तरों में ये विभक्त होता है। निम्न तथा मध्य स्तर के पंचायत में फैसले का निपटारा न होने पर उच्च पंचायत द्वारा निर्णय लिया जाता है। पहले कोशिश करेगा निम्न स्तर, अगर इनसे मामला नहीं सुलझ पाया तो वो मध्य के पास जाएगा। मध्य से भी अगर वो नहीं सुलझ पाया तब वो उच्च पंचायत में चला जाएगा। पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती है। ये इम्पॉर्टेंट बात है और बहुत अच्छी बात भी है। हमने मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था पढ़ा था, उसमें महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन पढ़ा पंचायत जो शासन व्यवस्था है, इसमें आपको महिलाओं की सहभागिता भी दिखाई देगी। ये आपको एकदम याद होना चाहिए कि पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता देखने को मिलती है और ये शासन व्यवस्था है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। और भी पद हैं इसमें, जैसे कि एक पद है पढ़ा राजा का। यह पढ़ा पंचायत का प्रमुख होते हैं। अभी हमने पढ़ा पंचायत के बारे में पढ़ा था कि 5 गांव, 7 गांव, 12 गांव या 21 गांव भी हो सकते हैं, 22 गांव भी हो सकते हैं। इनके समूह से इनके सभी गांव के पंचायत के समूह से जो बनता है वो पढ़ा पंचायत कहलाता है। और इसके जो सबसे हेड होते हैं उसको कहते हैं पढ़ा राजा। पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है पढ़ा राजा। वैसे मामले जिनका निपटारा ग्रामीण स्तर पर महतों द्वारा नहीं किया जा सका हो, जैसे कि महतो कोई विवाद को अगर नहीं संभाल पाए तो वो चला जाएगा पढ़ा राजा को, यानी कि पढ़ा राजा को हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसके बाद भी एक और पद है जो है पढ़ा दीवान का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पद है पढ़ा शासन व्यवस्था में। यह सर्वोच्च पदधारी है, मतलब सबसे बड़ा जो पद है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में वो पढ़ा दीवान का ही है, जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का कार्य है, ठीक उसी प्रकार से पढ़ा दीवान का भी कार्य सिमिलर ही है। यह सभी पढ़ा राजाओं से ऊपर होता है तथा इनके बीच समन्वय बनाता है। हमने बहुत सारे पढ़ा के बारे में पढ़ा कि अगर 5 गांव, 7 गांव या 22 गांव, 21 गांव मिल करके पढ़ा का निर्माण करते हैं और उसका हेड जो होता है पढ़ा राजा होता है। इस तरह से इनके शासन व्यवस्था में कई पढ़ा राजा होते होंगे, उनके बीच कोई विवाद ना हो जाए, उनके बीच समन्वय बनाने का काम पढ़ा दीवान करते हैं। पढ़ा राजा द्वारा अनिर्णित मामलों को पढ़ा दीवान को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यानी कि अगर पढ़ा राजा किसी विवाद को लेकर उसका सुझाव नहीं दे पाए या फिर उसको सुलझा नहीं पाए तो उसे सुलझाने का काम अब पढ़ा दीवान करेंगे। ये हस्तांतरित कर दिया जाता है, किन्हें दे दिया जाता है, तो पढ़ा दीवान को सौंप दिया जाता है इस कार्य को करने के लिए। आगे चलते हैं। आगे है पाहन। पाहन जो है एक गांव का धार्मिक प्रधान होता है। गांव में जो धर्म का कार्य करे, पूजा पाठ करवाए, उसे वे धार्मिक प्रधान कहते हैं। गांव के सभी धार्मिक अनुष्ठान जैसे कि पूजा पाठ हो गया, पर्व त्यौहार हो गए, शादी विवाह, इनसे संबंधित कार्यक्रमों का संचालन पाहन द्वारा ही किया जाता है। यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाहन का पद आप किसे देंगे। यदि आपको
पाहन का पद देना है तो आप किसे दे सकते हैं? तो एक शादीशुदा व्यक्ति को ही पाहन का पद दिया जा सकता है। पाहन को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पाहन को जो भूमि दी जाएगी वो पहनई भूमि कहलाएगी। याद करने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि पाहन को जो भूमि मिली वो पहनई, सेम है, सिमिलर लगता है सुनने में। आगे बढ़ते हैं। एक पद है बैगा, इसे वैद्य भी कहा जाता है या पाहन को सहयोग करता है। अब बैगा के बारे में भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न 6ठी जेपीएससी में पूछा गया था, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बैगा जो है उसे वैद्य भी कहते हैं या पाहन को सहयोग करता है। पाहन कौन? पाहन जो गांव के धार्मिक प्रधान हैं, उनकी सहायता करने का काम बैगा का है। यह सामान्यतः ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य करता है। महतों के कार्यभार से पूर्व बैगा ही गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब गांव बना, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई, तब जो गांव के जो हेड होते थे वो बैगा होते थे। कौन होते थे? बैगा होते थे। लेकिन फिर आगे चलकर जब बदलाव आता गया तो बैगा के स्थान पर एक पद बनाया गया महतो का, और वो महतो ही अब गांव के प्रधान होते हैं। बैगा का पद समाप्त नहीं किया गया, उन्हें पूजा पाठ में रखा गया और पाहन का सहयोगी बना दिया गया। मेन काम जो अब प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार जो दे दिए गए वो महतो को दे दिए गए। ये बात याद रखना है कि बैगा और महतो में क्या संबंध है। तो महतो के कार्यभार से पूर्व बैगा ही गांव का पुरोहित भी होता था और लौकिक प्रधान भी होता था। लेकिन अब ये पद किनके पास चला गया? महतो के पास ये अधिकार चले गए हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और है डाडा पढ़ा। यह कई गांव से मिलकर बनाया गया संगठन है जिसको कहते हैं डाडा पढ़ा। इसमें पढ़ा के प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता है। ये आप याद रखेंगे। इसमें पदों के अनुरूप सदस्यों को अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह प्रदान किया जाता है। एक तरह से संगठन है। डाडा पढ़ा कोई पद नहीं है, डाडा पढ़ा एक संगठन है और इसके अंतर्गत जो गांव होते हैं उनको सदस्यता दी जाती है। किसी को राजा बनाया जाएगा, किसी को दीवान बनाया जाएगा, किसी को प्रजा बनाया जाएगा, और उसी हिसाब से इनको पद भी मिलेगा, अधिकार भी मिलेंगे। फिर अधिकार मिलेगा तो कर्तव्य भी मिलेगा, और फिर इन्हें पहचान चिन्ह भी दिया जाएगा कि पहचाना जाए कि ये राजा है, ये दीवान है, ये प्रजा है। आगे बढ़ते हैं। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा में शामिल एक गांव को पढ़ा राजा गांव कहा जाता है, दूसरे को दीवान गांव कहा जाता है, तीसरे को पनेरे गांव और चौथे को कोटवार गांव कहा जाता है, और जो शेष गांव बच जाते हैं उनको प्रजा गांव कहा जाता है। ये याद रखेंगे। जो डाडा पढ़ा जो है, इसमें जो गांवों को पद दिए जाते हैं, अधिकार दिया जाता है, उसमें अगर कोई गांव है उसको पढ़ा राजा गांव कहा जाएगा, दूसरे को दीवान गांव, तीसरे को पनेरे गांव, चौथे को कोटवार गांव, और जो बाकी गांव बच जाएंगे उनको प्रजा गांव कहा जाएगा। इसके अलावा एक और टर्म है पढ़ा पंच। पढ़ा पंच क्या है? अश्विन पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है, यही है पढ़ा पंच। इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था यहीं पे समाप्त होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात भी आपको याद रखना है, कभी कभी पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ टर्म्स पूछ ले जाते हैं, जैसे पाहन खूंट पूछा जाता है, महतो खूंट। तो खूंट का अर्थ होता है परिवार, वो हमने मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा था। इसी को जोड़ दीजिए तो पाहन खूंट का अर्थ हो जाएगा कि पाहन जिस कुल से संबंधित होगा वो पाहन खूंट कहलाएगा, और महतो जिस खूंट से संबंधित होगा, यानी कि जिस कुल से संबंधित होगा, वो महतो खूंट कहलाएगा। ये बात समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? ऑप्शन ए है खड़िया, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी संथाल, और ऑप्शन डी उरांव। तो इसका सही आंसर आपको मालूम है, उरांव इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा था कि गांव के जो प्रधान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आप बताएंगे। ऑप्शन में आपको दिया गया है कि मुखिया, मानकी, पुजार और महतो। तो सही आंसर है महतो।
महतो जो होते हैं वो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के प्रमुख कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है यानी कि गलत है, आपको गलत कथन छांटना है। पहला है, यह गांव का प्रधान होता है, सही है। यह गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है, ये भी सही है। महतो के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं, ये भी कथन सही है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं, तो यही आंसर हो जाएगा कि अभी तक में जो भी कथन थे सभी महतो के लिए सही हैं। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मांझी, ऑप्शन बी पाहन, ऑप्शन सी उपनायिके और ऑप्शन डी पनभरा। तो हमें यहाँ मालूम है कि महतो का जो सहयोगी है वो मांझी कहलाता है। यही गांव में संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। अगर कोई संदेश महतो देना चाहते हैं गांव के लोगों को तो मांझी का कार्य है कि वो संदेश जाकर गांव के लोगों को बताएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है? तो ऑप्शन ए मांझी सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गांवों से मिलकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? तो आंसर आपको मालूम है लेकिन ऑप्शन पढ़ लीजिए, पढ़ा, खूंटकट्टी, अखड़ा और भूतखेता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ा हो जाएगा। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गांव मिलकर अंतर ग्रामीण पंचायत का निर्माण करते हैं जिसे पढ़ा या पढ़ा कहा जाता है। वो 5 का भी समूह हो सकता है, 7 का भी समूह हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 21 भी हो सकते हैं या 22 का भी समूह हो सकता है। उसे क्या कहेंगे? पढ़ा कहेंगे। ये हमने पढ़ा था ना अभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की अंतर ग्रामीण पंचायत पढ़ा कितने स्तरों में विभक्त होती है? ऑप्शन ए है 2, 3, 4 या 5। तो 3 सही आंसर है। हमने पढ़ा था निम्न, उसके बाद पढ़ा था मध्य और उसके बाद पढ़ा था उच्च। अगर पहला मामला निम्न पंचायत देखेगी नहीं सकेगा तो मध्य, और उसके बाद अगर वो नहीं हुआ तो उच्च पंचायत उसको देखेगी। हमने यही पढ़ा था, तो 3 सही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, पंचायत की कार्यवाही में केवल पुरुषों की भागीदारी होती है, ये तो सही नहीं है। ऑप्शन बी है, पंचायत की कार्यवाही में केवल महिलाओं की भागीदारी होती है, ये भी गलत बात है। ऑप्शन सी है, पंचायत की कार्यवाही में केवल बुजुर्गों की भागीदारी होती है, तो ये बात भी गलत है। ऑप्शन डी है कि पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की भागीदारी होती है, ये सही है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें पुरुषों के साथ महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। इससे पहले नागवंशी और मुंडा शासन व्यवस्था में आपको महिलाओं की भागीदारी कहीं देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उरांव में यानी कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में आपको महिलाओं की भागीदारी देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 2 या अधिक गांवों के बीच के विवादों का समाधान कौन करता है? हमने पढ़ा था कि अगर एक गांव है और एक गांव के अंदर कोई भी विवाद होता है तो उसको महतो देख लेते हैं। महतो उसको सुलझाने का काम करता है, निपटाने का काम करता है। लेकिन अगर एक गांव से अधिक 2 या 3 या 4 गांवों के बीच में कोई विवाद हो गया है तो वो चला जाएगा पढ़ा राजा के पास, यानी कि पढ़ा पंचायत के पास जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? हमने पढ़ा था पढ़ा पंचायत के प्रमुख जो होते हैं वो पढ़ा राजा होते हैं। कौन होते हैं? पढ़ा राजा होते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम के स्तर पर नहीं होता उसे किसे हस्तांतरित कर दिया जाता है? ऑप्शन ए है पढ़ा दीवान, ऑप्शन बी पाहन, ऑप्शन सी है बैगा और ऑप्शन डी है पढ़ा राजा। जो भी सही आंसर है वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। पढ़ा राजा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ा राजा हो जाएगा। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम के स्तर पर नहीं होता
उसे पढ़ा राजा को हस्तांतरित कर दिया जाता है, और पढ़ा राजा से जो बात नहीं संभलेगी वो जाएगा पढ़ा दीवान के पास। क्वेश्चन नंबर 12 है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? तो ये है पढ़ा दीवान। पढ़ा पंचायत का प्रमुख जो होता है वो पढ़ा राजा होते हैं, लेकिन पढ़ा राजा से भी एक पद ऊपर है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में, जो कि है पढ़ा दीवान। जो काम पढ़ा राजा से नहीं हो पाएगा, जो वो विवाद नहीं सुलझा पाएंगे, वो जाएगा पढ़ा दीवान के पास, और यही सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। इनका काम है कि सभी पढ़ा राजाओं के बीच में समन्वय बनाए रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा अनिर्णित मामलों को इनमें से किसे हस्तांतरित कर देता है? ऑप्शन ए है पढ़ा दीवान, ऑप्शन बी बैगा, ऑप्शन सी महतो, ऑप्शन डी पाहन। तो इसका सही आंसर है पढ़ा दीवान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पढ़ा दीवान। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में अगर पढ़ा राजा से कोई बात नहीं संभल रही है और उस विवाद का निपटारा वो नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उस मामले को वो किसे हस्तांतरित कर देंगे? पढ़ा दीवान को दे देंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो धार्मिक कार्य देखने का कार्य किनका था? धार्मिक कार्य देखने का काम पाहन का था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन यानी कि धार्मिक प्रमुख जो हैं गांव के इस शासन व्यवस्था के, उनके बारे में आपको सत्य कथन पहचानना है। पहला है, पाहन का पद महिलाओं को भी दिया जा सकता है। ये तो गलत है। ऑप्शन बी है, पाहन का पद केवल कुंवारे व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। ये भी गलत है। ऑप्शन सी है, पाहन का पद केवल शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। ये सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पाहन का पद अगर किसी को दिया जा सकता है गांव में, तो केवल एक शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं, पाहन का पद कुंवारे या शादीशुदा व्यक्ति में से किसी को भी दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में ये बात साफ साफ कही गई है कि पाहन का पद केवल और केवल शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? हमने अभी पढ़ा था कि पाहन को जो भूमि दी जाती है उसे पहनई भूमि कहते हैं। सिमिलर सुनने में लगता है ना, पाहन की भूमि पहनई भूमि, इसलिए याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में बैगा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि गलत है? इसे वैद्य भी कहा जाता है। ये सही है। यह पाहन का सहयोगी होता है। ये भी सही है, बैगा जो है वो पाहन का सहयोगी होता है। ऑप्शन सी है, ये सामान्यतः देवी देवताओं की पूजा करके उन्हें शांत करने का कार्य करता है। ये भी बिल्कुल सही है कि देवी देवताओं की पूजा करके जो ग्राम देवी देवता होते हैं उन्हें शांत करने का कार्य करता है। सभी कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी सही है कि बैगा के बारे में यहाँ जितने भी कथन हैं सभी के सभी कथन क्या हैं? सही हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो से पूर्व गांव का पुरोहित और लौकिक प्रधान कौन होता था? ऑप्शन ए पाहन, ऑप्शन बी पुजार, ऑप्शन सी बैगा और ऑप्शन डी मांझी। तो इसका सही आंसर जो है वो बैगा है। हमने पढ़ा कि जब पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था शुरुआत में शुरू हो रही थी, तब जो गांव के प्रधान होते थे वो बैगा होते थे। उनका काम पूजा पाठ का भी था, पुरोहित का कार्य भी करते थे और प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था देखने का काम भी ये बैगा ही करते थे। लेकिन बाद में जब कुछ बदलाव आया तो ये पद महतो को दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में डाडा पढ़ा के बारे में कौन सा कथन सही है? अब डाडा पढ़ा के बारे में 4 कथन है, आप पढ़कर देखिए। यह कई गांवों को मिलकर बनाया जाता है। सही है, डाडा पढ़ा कई गांवों से मिलकर बनता है। एक संगठन था, हमने पढ़ा अभी। इसमें पढ़ा के प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता है। सही बात है। ऑप्शन सी है, इसमें पदों के अनुरूप अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह भी दिया जाता है। ये भी सही है। ऑप्शन डी सभी कथन सही हैं, तो यही आंसर सही है, ऑप्शन डी कि सारे कथन सही हैं। हमने डाडा पढ़ा के बारे में भी पढ़ा था
उसमें हमने पढ़ा था कि डाडा पढ़ा एक तरह का संगठन है। उसमें सभी गाँवों को चुना जाता है, उन्हें अधिकार कर्तव्य दिए जाते हैं, यहाँ तक कि पहचान चिन्ह भी दिया जाता है, और उसमें हमने बहुत के बारे में पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। पढ़ा पंच का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए है कार्तिक अमावस्या के दिन, ऑप्शन बी कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन सी आश्विन पूर्णिमा के दिन, और ऑप्शन डी कभी भी। तो पढ़ा पंच के बारे में हमने सबसे अंतिम लाइन में अपने वीडियो में पढ़ा था कि आश्विन पूर्णिमा के दिन पढ़ा पंच का आयोजन किया जाता है। तो आंसर क्या हो जा रहा है हमारा? ऑप्शन सी। इसी के साथ सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस खत्म हो गए। आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।